हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट विटामिन। तो शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन जो होते हैं इनको हमने डिवाइड किया दो कैटेगरीज में। विटामिन को हमने डिवाइड किया टोटल दो कैटेगरीज में। एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरी कैटेगरी है फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इसमें आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा आएगा विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आएगा विटामिन ए, डी, ई, के, अड़िक। ठीक है, याद रखना ए, डी, ई, के जो है दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो यहां पे एक अच्छी खासी लिस्ट मैंने बनाई है बी कॉम्प्लेक्स की और सी। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है, बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है हमने वहां पे? क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जो है इट इज अ बिग कैटेगरी ऑफ विटामिन्स जिसके अंदर बहुत सारे बी टाइप ऑफ विटामिन्स आते हैं। तो बी विटामिन्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें कौन कौन से बी विटामिन्स दिए हैं? देखो, सबसे पहला दिया है B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, B7, B8 नहीं है, B9 एंड B12। ठीक है, तो ये जो है ये है बी विटामिन जो कि हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं। देखिए, विटामिन B1 की अगर मैं बात करूं तो विटामिन B1 को हम बोलते हैं थियामिन। क्या बोलते हैं? थियामिन। और जो थियामिन है इसकी कमी से होने वाला है, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला है बेरी बेरी वाली कंडीशन में क्या होने वाला है? तो याद रखना यहां पे होगा a kind of tingling sensation in different body parts, especially in lower limbs। ठीक है, tingling sensation, फिर लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है कुछ पार्ट्स में। समझ रहे? मतलब कि क्या होने वाला है, या तो आपको ऐसा फील होगा कि लोअर लिम्ब में कोई पिन चुभा रहा है। बार बार अगर कोई पिन चुभाएगा आपके पैर में तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ चुभ रहा है। दिस कंडीशन इज बेरी। और अगर बाय चांस ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? कई बॉडी पार्ट्स में नम्बनेस आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए लिटिल फिंगर है मेरी, इस लिटिल फिंगर में मेरे को सेंसेशंस नहीं आ रही है, तो ये कंडीशन बेरी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि स्पेशली ये बेरी ही है। ठीक है, इसमें पैरालिसिस भी हो सकता है कुछ कुछ बॉडी पोर्शंस का इन एक्सट्रीम केसेस। समझ में आ रहा है? तो बेरी जो कंडीशन है दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ, या बोलो दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। और B1 को क्या बोलते हैं? थियामिन। तो B1 इज थियामिन, उसकी कमी से क्या होगा? बेरी होगा। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, सेकंड इज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है इसमें याद रखना है इसकी कमी से होगा चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है? क्रैक्स आ जाते हैं जहां पे लिप्स का जॉइंट होता है। आपको पता है अपर लिप लोअर लिप यहां इस इन एजेस पे जॉइंट हो रहे हैं, इन दोनों एजेस में क्रैक आ जाए, यहां कट लगने लगे। दिस कंडीशन इज चिलोसिस। और चिलोसिस किसकी वजह से होगा? दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 which is also called as राइबोफ्लेविन। तो याद रखना चिलोसिस में क्या होगा? कट्स आएंगे ऑन एज ऑफ लिप्स। तो लिप्स का जो एज है, जो लास्ट पोर्शन है, इन पोर्शंस पे क्या आएंगे? कट लगने लगेगा। और दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज चिलोसिस। समझ में आया? नेक्स्ट इज पेलेग्रा। देखो विटामिन B3 विच इज नियासिन, इसकी कमी से होगा पेलेग्रा। पेलेग्रा को 3D डिसीज बोलते हैं। 3D डिसीज का मतलब क्या है? इसमें 3 बीमारियां होंगी जो कि डी से स्टार्ट होगी। कौन कौन सी 3 बीमारियां? तो सबसे पहले देखो डर्मेटाइटिस, सेकंड इज डिमेंशिया, थर्ड इज डायरिया। तो बहुत सिंपल है। डर्मेटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, मतलब कि जो आपकी स्किन है इसका इन्फ्लेमेशन होगा, इसमें हल्के हल्का सा पेन होगा, थोड़ी रेडनेस आने लगेगी। तो अगर आपकी स्किन पे रेडनेस आ रही है, थोड़ा बहुत पेन होने लगा है, स्वेलिंग सी आ रही है, दिस कंडीशन इज डर्मेटाइटिस। समझ में आ गया? मतलब स्किन इन्फेक्शन काइंड ऑफ आपको हो जाएगा। दिस कंडीशन इज डर्मेटाइटिस। तो नियासिन की कमी से होगा सबसे पहला तो डर्मेटाइटिस। सेकंड इज डिमेंशिया। डिमेंशिया होता है टेम्पररी मेमोरी लॉस, मतलब चीजें भूलना स्टार्ट कर जाता है इंसान। जैसे कि स्पेक्स हैं, स्पेक्स पहन के रखे हुए हैं और स्पेक्स ही ढूंढ रहे हैं,
ये कंडीशन कौन सी है? डिमेंशिया। कई बार आपने नोटिस किया है कुछ बूढ़े लोगों में ये कंडीशन आसानी से दिखती है, डिमेंशिया वाली कंडीशन, पेलेग्रा नहीं, डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या करते हैं वो लोग, अपने जो स्पेक्स हैं उनको बालों में ऐसे लगा लेते हैं, ऊपर सर पे लगा लेते हैं। सर पे लगाने के बाद पूरे घर में क्या ढूंढ रहे होते हैं? चश्मा, मतलब अपने स्पेक्स। पर वो स्पेक्स क्यों नहीं मिल रहे होते हैं? क्योंकि वो कहां पर है? वो हेड के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या होता है, इसे बोलते हैं डिमेंशिया, चीजें रखकर भूल जाना। समझ में आ गया? या फिर एक टेम्पररी काइंड ऑफ मेमोरी लॉस। समझ में आ गया? दिस इज डिमेंशिया। नेक्स्ट है डायरिया। भैया देखो, डायरिया में बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं? बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट मतलब क्या होता है? आपके जो भी फूड या फिर बोलिए आपने कंज्यूम किया था जो भी फूड, न्यूट्रिएंट, वो फूड जो है वो फीकल मैटर में कन्वर्ट होगा और ये फीकल मैटर जाके स्टोर हो जाएगा रेक्टम में। अब रेक्टम का फंक्शन क्या है? रेक्टम का फंक्शन है इस चीज को इजेक्ट आउट करना, पहले स्टोर करना फिर इसको इजेक्ट आउट करना। फीकल मैटर को स्टोर करके इजेक्ट आउट करना रेक्टम का फंक्शन है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है रेक्टम में जो पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस है कुछ ज्यादा तेज हो जाती है, और पेरिस्टाल्सिस अगर ज्यादा तेज हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो फीकल मैटर है वो बहुत जल्दी जल्दी इजेक्ट हो जाएगा। और एक और चीज, फीकल मैटर की कई बार लिक्विडिटी बढ़ जाती है। फीकल मैटर में लिक्विड का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो फीकल मैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिन हो जाएगी, और थिन होने की वजह से फीकल मैटर इजीली डिस्पैच आउट हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। ये कंडीशन कौन सी है? डायरिया। इससे हमारी एक और चीज याद रखनी है, बॉडी में वाटर की भी डेफिशिएंसी होने लगेगी, पानी की कमी होने लगेगी डायरिया वाली कंडीशन में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इसको 4D भी लिख दिया है, तो 3D तो कौन से पता चली गए? पहला तो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन विच इज डर्मेटाइटिस, सेकंड इज डिमेंशिया, पार्शियल मेमोरी लॉस या फिर टेम्पररी मेमोरी लॉस। डायरिया मतलब समझ में आई गया आपको। लास्ट इज, अगर इस कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश नहीं की, पेलेग्रा को सही करने की कोशिश नहीं की गई, विटामिन B3 सप्लाई नहीं किया गया, बॉडी को प्रोवाइड नहीं किया गया, तो लास्ट में हो सकती है डेथ। इसको परम सत्य बोलते हैं, मतलब कि अंत में होना क्या है? मृत्यु होनी है, मतलब डेथ होनी है। और इस कंडीशन को अगर ट्रीट नहीं करोगे तो भी डेथ होनी ही है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज B5 एंड B5 इज पेंथोथेनिक एसिड। B5 कौन है? पेंथोथेनिक एसिड। और B5 जो है पेंथोथेनिक एसिड है, उसकी कमी से होगा क्या? डर्मेटाइटिस। B6 इज पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से भी क्या होगा? डर्मेटाइटिस। B7 बायोटिन, इसकी कमी से भी क्या होगा? डर्मेटाइटिस। तीनों की कमी से क्या होने वाला है? डर्मेटाइटिस। क्या है डर्मेटाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। भैया एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस है, उसमें क्या आप देख पाएंगे? उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, रेडनेस आने लगेगा, थोड़े थोड़े इन्फेक्शन होने लगेगा। ये कंडीशन क्या है? दिस कंडीशन इज डर्मेटाइटिस। किसकी कमी से होने वाली है? B5, B6, B7। 5, 6, 7 की कमी से क्या होगा? डर्मेटाइटिस होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं इसलिए याद ही रखने हैं। देखिए सबसे पहला कौन है? B9। B9 इज फॉलिक एसिड। B9 कौन है? फॉलिक एसिड। B9 की टैबलेट्स कई सारे लोग खा रहे होते हैं, तो याद रखिए B9 इज फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड की कमी से होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा? इस कंडीशन में नाम से ही पता चल रहा है, मेगेलोब्लास्टिक, इसको मैक्रोसाइटिक भी बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा? इसमें आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, नंबर कम हो जाएगा। आरबीसी साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। पर याद रखना ये कंडीशन किसकी वजह से हो रही है? दिस कंडीशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड की कमी से अगर आपके आरबीसी काउंट कम हो जाए, दिस कंडीशन इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का साइज बढ़ रहा है, आरबीसी काउंट कम हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना, ऑक्सीजन सप्लाई टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, जिससे कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे और आप आसानी से थक जाओगे। समझ में आ रहे हैं? और मसल्स भी फटीग हो सकते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? अगर मान लो एक प्रेग्नेंट मदर है, उस प्रेग्नेंट मदर के पास में डेफिशिएंसी हो जाए किसकी? B9 की, विच इज फॉलिक एसिड, तो बच्चा जो है ना उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, और अगर बच्चे का नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ तो वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। फिर से सुन लो, अगर एक प्रेग्नेंट विमेन में
फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो उसका जो बच्चा है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, बॉडी के अंदर ही है, मदर के यूट्रस के अंदर जो बच्चा है, उस बच्चे को के जो क्या कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है, इट विल बी इफेक्टेड, और उसकी वजह से बच्चे का आईक्यू बहुत कम होगा एंड बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। ये हमको याद रखना है। किसकी कमी से होगा ये? B9, याद रखना। नेक्स्ट लास्ट इज B12। विटामिन B12 जो है इसका एक और नाम है साइनोकोबालामाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में कईयों बार आया है, याद रखना है। B12 इज साइनोकोबालामाइन, और साइनोकोबालामाइन से होगा पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। इसमें क्या होने वाला है? अगेन आरबीसी काउंट कम होगा। क्या कम हो जाएगा? आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। पर ये जो आरबीसी काउंट कम हुआ है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको बताता हूं क्या है ये। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाएगी तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा और आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। कैसे? हमारे पास, आपको याद होगा, स्टमक में एक सेल थी, ऑक्जेंटिक सेल, याद है? जहां से सीक्रेट होता था HCl। यहां से ऑक्जेंटिक सेल से एक और चीज सीक्रेट होती है विच इज कॉल्ड एज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। स्टमक के पास में एक सेल थी विच इज कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल से सीक्रेशन होता है HCl का, और जो ऑक्जेंटिक सेल है वहां से सीक्रेशन होता है एक और चीज का विच इज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो फैक्टर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर B12 एब्जॉर्प्शन। याद रखना, विटामिन B12 का अगर एब्जॉर्प्शन करवाना है, देखो मैंने विटामिन B12 कंज्यूम किया है, मैंने विटामिन B12 खाया है, मेरे खाने में विटामिन B12 अच्छे खासे अमाउंट में था, पर अगर मेरे स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हुआ ना, तो जो भी B12 मैंने खाया है वो बॉडी से आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो याद क्या रखेंगे? स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल से सीक्रेट होता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम फूड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके? देखो नेक्स्ट, अब जो विटामिन B12 है ये क्या करेगा? इट इंक्रीज विटामिन D एब्जॉर्प्शन। तो बॉडी में विटामिन D का अगर एब्जॉर्प्शन करवाना है, न्यूट्रिएंट खाया, फूड कंज्यूम किया, फूड में विटामिन D था, आपने एक गिलास दूध पिया, दूध में विटामिन D था, वो विटामिन D मिल्क से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर जाना चाहिए ना। एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए? विटामिन B12 चाहिए, और B12 को एब्जॉर्ब करवाने के लिए क्या चाहिए? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। और याद रखना, अगर विटामिन D का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, याद रखना B12 जो है, अगर रिस्पॉन्स कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से एब्जॉर्प्शन होगा B12 का, और B12 की वजह से एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन D का, और अगर विटामिन D अब एब्जॉर्ब हुआ तो कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा है, स्टमक में सेल्स हैं ऑक्जेंटिक सेल से सीक्रेट होगा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर अगर सीक्रेट हुआ तो B12 एब्जॉर्ब हो जाएगा, B12 एब्जॉर्ब हुआ तो विटामिन D का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, विटामिन D का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ गया तो क्या होगा? तो हमारे बोन्स, हमारे टीथ और हमारे मसल्स क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। क्या होंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इजीली होगा, और जो बोन्स और जो टीथ होते हैं ये कैसे होंगे? रिजिड हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो आसानी से बोन्स फ्रैक्चर नहीं होंगे। याद रख पाएंगे? तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विटामिन B12 की वजह से विटामिन D का अमाउंट बढ़ता है, और विटामिन B12 की वजह से ही कैल्शियम का अमाउंट बढ़ता है। पर अगर कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो क्या होने वाला है? B12 प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, और B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कौन सा एनीमिया होगा? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में आरबीसी के साइज में कोई चेंज नहीं हुआ है, डिफरेंस क्या हुआ है? बस यहां पे आरबीसी का काउंट कम हुआ है, साइज में चेंज नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं विटामिन सी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है स्कर्वी। बहुत आसान है याद करना, विटामिन सी स्कर्वी,
विटामिन सी स्कर्वी, मैं सुनने में भी एकदम ऐसा राइम सा नहीं कर रहा, विटामिन सी स्कर्वी। तो स्कर्वी वाली कंडीशन में क्या होने वाला है, तो इसमें जो है टीथ डिफॉर्मेशन होगा, टीथ डिफॉर्म्ड, मतलब कि जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े होने लगेंगे, वो भी मिडिल एज में जाने के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि बचपन से दांत थोड़े बहुत टेढ़े हुए हैं, अगर आपके दांत कंटिन्यूअसली, मतलब कि ऐसा बोलो मिड एज में के अराउंड टेढ़े हो रहे हैं, थोड़ा सा बेंड करने लगे हैं साइड में और फॉल ऑफ भी होने लगे हैं, गिर भी सकते हैं दांत, तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कर्वी बोलेंगे। तो विटामिन सी की कमी से आपके जो टीथ हैं वो या तो अपना शेप चेंज कर लेंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, या फिर फॉल ऑफ भी हो सकते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्कर्वी। और विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है, इट इज सिट्रस फ्रूट्स, नींबू पानी। चलो नींबू पानी पी लो, संतरा जानते हो, ऑरेंजेस, स्वीट लेमन, इन सबको कंज्यूम करेंगे तो विटामिन सी आपको अच्छे खासा अमाउंट में मिल जाएगा। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, दिस वाज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो स्टार्ट करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं, देखिए मैं लिख देता हूं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हम काउंट करने वाले हैं सबसे पहले विटामिन ए, सेकंड इज विटामिन डी, थर्ड विटामिन ई, फोर्थ विटामिन के। ठीक है, अब देखो जल्दी से, विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए इज रेटिनॉल। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ठीक है। और उसके बाद आएगा विटामिन के, इसे बोलते हैं फाइलोक्विनोन। तो बहुत इजी है, इजी तो नहीं है वैसे, अगर याद है तो इजी हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला कौन है, विटामिन ए। विटामिन ए इज रेटिनॉल। विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के होता है फाइलोक्विनोन। एक बार फिर से बोल रहा हूं, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं। दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहले की बात करते हैं रेटिनॉल। अगर रेटिनॉल की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो दो बीमारियां होंगी, जिसमें से एक का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है, विच इज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। एक और बीमारी है जिसका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, विच इज ज़ेरोफ्थेल्मिया। देखो तो नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफ्थेल्मिया। अब एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब कई लोग इसका जो स्टेटमेंट या वर्ड मैंने लिखा उसके बेसिस पर बना लेते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में अंधा होना नहीं होता है। नाइट ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन में आपको डिम लाइट में प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा। तो नाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर बहुत सारी ट्यूबलाइट एंड लाइट्स को बहुत ज्यादा जला के रखा हुआ है उसके बाद भी आपको नहीं दिख रहा है। डिम लाइट विजन थोड़ा है डिस्टर्ब हो जाएगा, ये कंडीशन है नाइट ब्लाइंडनेस की। मतलब कि डे टाइम में जब बहुत ज्यादा सनलाइट आपको मिल रही है उस कंडीशन में आप प्रॉपरली देख रहे हो, वो सही कंडीशन है। शाम के टाइम पे जब लाइट कम होने लगती है क्योंकि जो सन है वो सेट होने लगता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत प्रॉपरली नहीं दिखता, थोड़ा ब्लर्ड विजन दिखने लगता है। आप कंप्लीटली अंधे नहीं हो रहे हो, आपको क्या हो रहा है, विजन थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ब्लर्ड विजन दिखने लगेगा, बहुत क्लियर और ब्राइट इमेजेस नहीं दिखने वाली है। समझ में आ रहे हो, दिस कंडीशन इज नाइट ब्लाइंडनेस। अब बात करते हैं ज़ेरोफ्थेल्मिया की। तो ज़ेरोफ्थेल्मिया वाली कंडीशन में आपको एक टर्म याद रखना है, ज़ेरो मतलब होता है ड्राई। क्या होता है ज़ेरो का मतलब, ड्राई। ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सुना है आपने, ऑप्टिशियंस सुने हैं। ऑप्टिशियंस वो हैं जिनके पास में आपने चश्मा बनवाया होगा, है ना। तो याद रखना है ऑप्थेल्मिया मतलब किससे रिलेशन रखता है, आईज से रिलेशन रखने वाली कंडीशन को बोलते हैं ऑप्थेल्मिया। तो याद रखना ड्राई आईज, ऑप्थेल्मिया इज रिलेटेड टू आईज ना, तो क्या बोल देंगे, ड्राई आईज। ये कंडीशन कैसे होगी, मतलब ड्राई आईज मतलब, तो आपको पता है आपकी आईज को वेट रखने की कोशिश, वेट रखने वाली कंडीशन मतलब कि आंखें जो है इनको मॉइस्ट रखने की कोशिश कौन करता है,
टीयर्स करते हैं, तो बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि आपके टीयर्स जो हैं बहुत कम बनने लगे, टीयर्स का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, तो आपके जो आई का एक्सपोज्ड एरिया है वो थोड़ा ड्राई होने लगेगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ड्राई आईज। समझ में आ गया? या फिर बोल सकते हो ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरोप्थेल्मिया। समझ में आ गया? तो ज़ेरोप्थेल्मिया मतलब ड्राई आईज, और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब विजन है, दिन में पूरा दिखेगा, रात में थोड़ा ब्लर्ड दिखेगा, पर ऐसा नहीं है कि रात में दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट इज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की कमी से, डेफिशिएंसी से होगी दो बीमारियां। एक बीमारी को हम लोग बोल सकते हैं रिकेट्स, रिकेट्स। एक बीमारी है ऑस्टियोमेलेशिया। याद रखना रिकेट्स जो है ये बच्चों में होगा, इन्फेंट्स बोल सकते हो। इन्फेंट्स की बीमारी कौन सी है? रिकेट्स। और ऑस्टियोमेलेशिया किसकी बीमारी है? तो एडल्ट्स की। दोनों कंडीशन सुन लो। अब विटामिन डी के बारे में मैंने एक बात अभी की थी, इस तरफ मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि विटामिन डी की अगर कमी होगी तो विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर कम हो जाएगा तो हमारे बोन्स कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में याद रखना, दोनों कंडीशन में, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया में, बोन्स कैसे हो जाएंगे? वीक। और अगर बोन्स वीक हो गए तो इनमें क्या हो जाएगा? बेंडिंग हो सकती है, बेंडिंग। देखो वीक होना मतलब उनकी रिजिडिटी कम होना, उनकी स्ट्रेंथ कम होना। बोन की स्ट्रेंथ अगर कम हो जाएगी तो वो थोड़ा सा बेंडिंग करने लगते हैं, और बोन्स में अगर बेंडिंग होने लगेगी तो ये कंडीशन देख के आप बता सकते हो किसी भी इंसान को क्या हुआ है, या तो रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमेलेशिया, या और अच्छा होगा बोले विटामिन डी की कमी। तो अगर किसी में विटामिन डी की कमी हुई है तो उसके बोन्स जो हैं बो शेप हो सकते हैं। बो शेप मतलब कि अगर पैर की बात करें तो पैर के जो बोन्स हैं वो बेंडिंग शो कर देंगे, कर्व का फॉर्मेशन कर लेंगे। दिस कंडीशन इज बो शेप्ड लेग्स। किस कंडीशन में आते हैं ये? विटामिन डी की कमी से हो जाता है ये। समझ में आ गया? बच्चों में अगर बोन्स वीक हो रहे हैं तो रिकेट्स है, और बड़ों में बोन्स वीक हो रहे हैं तो इसे बोलेंगे ऑस्टियोमेलेशिया। मोस्टली ऑस्टियोमेलेशिया मेल की कंडीशन है, और अगर बोन्स पोरस हो जाएं, विच इज कॉल्ड एज ओस्टियोपोरोसिस, दिस कंडीशन इज मेनली प्रेजेंट इन फीमेल्स। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, टोकोफेरॉल। कौन? टोकोफेरॉल। अब यहां क्या याद रखना है, टोकोफेरॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या बोलो इसकी डेफिशिएंसी से होगा इनफर्टिलिटी। मतलब देखो आपको पता है मेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस कर सकते हैं ओवा। अगर मेल में डेफिशिएंसी हो गई विटामिन ई की तो मेल के पास जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, और फीमेल में ओवा प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई विच इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल। विटामिन ई इज एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन, या इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है फर्टिलिटी विटामिन। फर्टिलिटी विटामिन बोल सकते हैं इसको। तो या तो इसको एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन बोल दो, और या फिर इसको आप बोल दो फर्टिलिटी विटामिन। समझ रहे? तो अगर कोई इंसान गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि उसके पास में विटामिन ई की कमी हो, विच इज टोकोफेरॉल। नेक्स्ट इज विटामिन के विच इज फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन का क्या खास है? याद रखना, इट इज, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग इंटरप्ट होती है, तो इसमें हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग डिले। देखो ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए लिवर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लिवर प्रोड्यूस करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कौन बनाता है? लिवर। पर लिवर विटामिन के की हेल्प से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनवाता है। तो अगर विटामिन के नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी नहीं है, और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग डिले होगा। क्या समझे? मतलब अगर विटामिन के नहीं है तो लिवर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को नहीं बना पाएगा, और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स अगर नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ब्लड क्लॉटिंग डिले किसकी कमी से होगा? तो आंसर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के विच इज आल्सो कॉल्ड एज फाइलोक्विनोन। ये पूरा जो विटामिन वाला सेक्शन मैंने लिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट के एग्जाम में ऐसा रेयरली होता है कि एक साल में यहां से कोई क्वेश्चन ना आए, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है हर साल।
तो आपको क्या याद रखना है, ये सारे विटामिन याद रखने हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक कौन सा था, वाटर सॉल्युबल, एक था फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन में ए डी ई के आते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स और सी आता है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जो कि कुछ डिफेक्ट होते हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।
Guilty.